हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिज़िक्स का एक पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये सेकंड चैप्टर का 4th लेक्चर है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको क्विज़ दिया था, क्विज़ 2.3, तो उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment P, which is placed in uniform electric field of magnitude E from एक पहला पार्ट है स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा पार्ट है फ्रॉम 60 डिग्री टू 120 डिग्री, तीसरा पार्ट है फ्रॉम 90 टू 0 डिग्री। मतलब ये है कि बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, और उसको हम रोटेट करते हैं। तो डाइपोल को हम पहले रोटेट करते हैं। पहली सिचुएशन है स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर डाइपोल को हम रोटेट करें किसी एक θ1 से किसी दूसरे एंगल पे θ1 से θ2, तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये हमें पता है। तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके वर्क डन निकाल लेंगे तीनों पार्ट के लिए। तो पहले पार्ट कर लेते हैं। उसमें बोल रहा है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, हम पढ़ चुके हैं। स्टेबल होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है आपका, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है θ0 डिग्री पे, ठीक है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये होता है थीटा कहाँ पे, 180 डिग्री पे, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम वर्क डन निकाल लेंगे जब हम स्टेबल से अनस्टेबल पे जाएंगे। तो थीटा एक्चुअली ये θ1 हो गया और ये θ2 हो गया। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस θ2 कॉस थीटा कॉस 180 माइनस कॉस 0, ठीक है। और हमें पता है कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है। तो पी ई -1 फिर -1, क्योंकि cos 0 भी 1 होता है, ठीक है, और cos 180 -1 है। तो ये -1 -1 -2 हो गया। और फिर ये आगे ये आ गया पीई 2 पीई, ठीक है, ठीक है, ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो इतना वर्क डन हमको करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पार्ट देख लेते हैं। उसमें क्या बोल रहा है, फॉर्मूला सेम लगाना है। दूसरा पार्ट है फ्रॉम 60 डिग्री टू 120 डिग्री। तो वर्क डन के लिए हम सीधा लगा देंगे, इसके अंदर हम रखेंगे 120 डिग्री, तो माइनस पी ई कॉस 120 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या करें, अब कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये देखिए कॉस 120 डिग्री की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। कॉस 120 इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30, ठीक है। और कॉस 90 प्लस 30 होता है हमारा माइनस साइन 30। ये मैथ्स में पढ़ते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, ये आपको आना चाहिए, ठीक। तो कॉस 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 हो जाता है और ये हो जाएगा -12, ठीक है। अब यहाँ पे रख देंगे इसको, माइनस पी ई कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में कॉस 120 -12 है, कॉस 120 की वैल्यू -12 हो गई, माइनस कॉस 60 हमारा वो भी हाफ होता है। तो ये -12 क्या हो जाएगा, ये तो 1, ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पी ई आ जाएगा ये, ठीक है। पी ई आ गया। अब सी पार्ट देख लेते हैं, कहाँ से जा रहा है, कहाँ से ले जा रहा है, 90 डिग्री टू 0 डिग्री। तो वर्क डन आ जाएगा माइनस पी ई। अब θ2 एक्चुअली हमारा कितना हो जाएगा, θ2 हो जाएगा 90 से 0 जा रहा है, तो कॉस θ2 हो जाएगा 0, तो कॉस 0 माइनस कॉस 90, θ1 हो जाएगा 90, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, कॉस 0 होता है 1, कॉस 90 होता है 0, तो ये माइनस पी ई आ गया, ठीक है।
माइनस पी ई, ये cos 0 होता है 1, cos 90 होता है 0, इसकी वैल्यू माइनस पी ई आ जाएगी, p इंटू ई। ठीक है, तो हमने तीनों पार्ट के लिए वर्क डन निकाल लिया। और ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है और θ1 θ2 की वैल्यू डालनी है, तो वर्क डन आ जाएगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो हमने निकाल लिया तीनों पार्ट के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। अब हम कंडक्टर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जो भी उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में कंडक्टर्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंडक्टर्स के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा पढ़ा था, आपको याद हो तो बिल्कुल शुरू में हमने बताया था कि कंडक्टर्स पे एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको कि इसके ऊपर हम जो भी चार्ज देते हैं वो सारा बाहर फैल जाता है, अंदर कुछ नहीं रहता। ठीक है, तो वो चीज़ें भी इसके अंदर आएंगी, दोबारा से बताऊंगा मैं आपको। तो डिटेल में पढ़ने वाले हैं कंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो देखो पहली चीज़, पहला पॉइंट ये बोलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है जब चार्जेस रुके हुए हों। जैसे अगर बॉडी के ऊपर चार्ज फैला हुआ है तो वो चल नहीं रहा, वो रुका हुआ है वहीं। ठीक है, या तो वो किसी कोई कंडक्टर हो सकता है, वो किसी चार्ज बॉडी के पास रखा हो, तो वो भी जो चार्ज होगा वो चलना नहीं चाहिए। ठीक है, वो सब कुछ स्टैटिक है, मतलब सब कुछ रुका हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो रुके हुए चार्जेस की स्टडी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, जब रुके हुए चार्जेस की वजह से जो फील्ड होती है वो कंडक्टर के अंदर जीरो होती है। तो इस चैप्टर में आप ये मान के चलिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। ठीक है, इस चैप्टर में, क्योंकि चार्ज तो कहीं चल नहीं रहा, इसीलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, ये बोल रहा है। और आगे देखिए क्या बोलता है, उसको हम प्रूफ करेंगे पूरा। ये बोलता है कि कंसिडर अ कंडक्टर विच कैन बी चार्ज्ड और न्यूट्रल। ठीक है, कंडक्टर ले लो, या उसके ऊपर चार्ज हो सकता है या तो हो सकता है उसके ऊपर चार्ज ना हो, तो न्यूट्रल हो सकता है या चार्ज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, द कंडक्टर में बी प्लेस्ड इन विसिनिटी ऑफ अनदर चार्ज बॉडी। या तो कंडक्टर किसी एक दूसरी चार्ज बॉडी के पास रखा होगा। ठीक है, मतलब ये सिचुएशन है, बहुत सारी सिचुएशन है कि कंडक्टर पे चार्ज हो भी सकता है, कंडक्टर न्यूट्रल भी हो सकता है, कंडक्टर किसी चार्ज बॉडी के पास रखा हो सकता है, या कंडक्टर में बी प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, किसी एक्सटर्नल फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे केसेस हैं, मतलब ये कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, इसमें से ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, कि चार्ज हो कि न्यूट्रल हो, कि उसको किसी चार्ज बॉडी के पास रखा हो या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया हो। इन ऑल द अबव सिचुएशंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है, बिकॉज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर देयर विल बी अ करंट इन द कंडक्टर विच इज नॉट पॉसिबल अंडर स्टैटिक कंडीशन। ये बोलना चाहता है कि अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो बना लेते हैं यहाँ पे कंडक्टर है कुछ, ठीक, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो अब हमको पता है कि कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन से कोई इधर जा रहा है कोई इधर, रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसके कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये चलने लग जाएंगे एक ऑर्डर में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे। अभी तो रैंडम डायरेक्शन में चल रहे हैं। रैंडम डायरेक्शन में मान लो कि अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो एक्चुअली जब हमारे पास, मान लो आपके सामने कोई कंडक्टर रखा हुआ है और उसके आसपास कोई चार्ज वार्ज कुछ भी नहीं है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो फ्रीली मूव करते रहेंगे ना, रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर। तो रैंडम डायरेक्शन में मूव करने से कोई भी करंट पैदा नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक प्रॉपर तरीके से एक एक डायरेक्शन में चलने लग जाए, ये सारे इलेक्ट्रॉन अगर एक डायरेक्शन में चलने लग जाए तो क्या होगा,
तो करंट आ जाएगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आ गई तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करेगी, चलाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन चलने लग जाएंगे तो करंट आ जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि भाई आपके सामने कोई अगर कंडक्टर रखा है तो उसके अंदर क्या करंट आ जाता है, नहीं, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो ये देखा गया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्टैटिक कंडीशन में नहीं हो सकती, ठीक है। और देखो मतलब क्या सिचुएशन क्या हो सकती है, जो अबव सिचुएशन उसको बना लेते हैं कि या तो हो सकता है चार्ज हो या न्यूट्रल हो, ठीक है। मतलब कंडक्टर ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज कहाँ जाता है, जो भी चार्ज देंगे सरफेस पे चला जाता है ना, सरफेस पे चला जाता है। ये देखो ऐसा चला गया, ये बना लेते हैं सरफेस पे। सरफेस का मतलब हुआ कि सारा चार्ज जस्ट सरफेस पे ही है, ठीक है। अंदर नहीं होगा कहीं, अंदर कोर में मटेरियल के अंदर नहीं होगा, बस सरफेस पे ही होगा, सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी यहाँ पे 0 होगी, ठीक है। और वही रीजन वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ जाएगी तो फिर करंट पैदा हो जाएगा, और करंट तो ऐसे खड़े खड़े पैदा होता नहीं है, ठीक है। देखा ये गया है कि करंट ऐसे पैदा नहीं होता, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगी, ठीक है। हाँ, और देखो और क्या बोल रही, हाँ, कंडक्टर को हम किसी चार्ज बॉडी के पास में रख सकते हैं। सपोज कंडक्टर आपके पास, ये दूसरी सिचुएशन है, इसको किसी आपने कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, क्यों मान लो, इसके पास रखा तो क्या होगा, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लेगा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज अपने आप ही इधर इकट्ठा हो जाएगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। इसको बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ आने की कोशिश करेगा इसके पास, और ये पॉजिटिव चार्ज दूर भागने की कोशिश करेगा, ये होता है इंडक्शन। और इस केस में भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, 0 हो क्या जाएगी, 0 ही होगी, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब ये हो सकता है कि तीसरी सिचुएशन है, कंडक्टर में बी प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मतलब कोई कंडक्टर है, ठीक है, उसको आपने रख दिया, एक फील्ड है, कुछ है, ऐसी कुछ फील्ड है, तो फील्ड में अगर रख दोगे ना तो ऐसा कुछ होगा, ये ऐसा कुछ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही, ठीक है। मतलब जब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएंगी, कहीं पॉजिटिव चार्ज से तो आएंगी, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, क्यों, यही तो मतलब है। और और अगर ये फील्ड लाइन पॉजिटिव से आ रही है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, क्यों। देखो यार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं से आ रही होगी ना, कहाँ से आएंगी, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू कहाँ से होती है, पॉजिटिव चार्ज से। तो कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव चार्ज रखा ही होगा, पता नहीं कि जहाँ भी रखा होगा, वो क्या करेगा, वो इन इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे दोबारा, उसी उसी फंडे से इंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ आ जाएंगे। तो एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक खत्म हो रही है, ये नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो रही है। अब देखो, ठीक है, इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ लो कि अगर हमने कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तब भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगी, ठीक है, ये कहने का मतलब। तो ये आपको ध्यान रखना है, अंडर स्टैटिक कंडीशंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। इसमें हमने ये माना है कि पूरा कंडक्टर है, ठीक है, अंदर कहीं कैविटी वगैरह नहीं है अभी, कि पूरा जैसे एक लोहे की बॉल है, ठीक है, अंदर कहीं खाली जगह नहीं है, हॉलो नहीं है, मतलब ये कहीं कोई भी इसमें हॉलो नहीं है, सब सॉलिड है, ठीक है। हॉलो के बारे में और भी पढ़ेंगे बाद में। अभी अब यह मान के चलो कि जहां जहां पे मटेरियल है ना अंदर, वहां वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका, कंडक्टर्स का। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंडक्टर है, कुछ कुछ भी कंडक्टर हो सकता है, ऐसा कुछ कंडक्टर मान लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो होगी नहीं, वो तो हमने पढ़ लिया, अंदर नहीं हो सकती, ठीक है, बाहर ही होगी। बाहर का मतलब सरफेस के जस्ट बाहर, या सरफेस से ही स्टार्ट होगी होगी तो जैसे मान लो
कि इसके ऊपर आपने चार्ज रख दिया, ठीक है, चार्ज फैला दिया, तो चार्ज ऐसा फैल जाएगा, ठीक। हमें पता है कि चार्ज जो भी दोगे आप कंडक्टर पे, वो कहाँ चला जाता है, सरफेस पे ही चला जाता है, ठीक है। उसका रीजन भी दूंगा मैं, उसका रीजन भी आएगा आगे, लेकिन अभी मान के चलो ये सरफेस पे आ जाता है, ठीक। अब अब ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगी। स्टार्ट कैसे होगी, परपेंडिकुलर, आगे आगे जाके, मतलब यहां पे परपेंडिकुलर होगी, यहां पे आगे जाके कहीं मुड़ जाएगी, वो अलग बात है, कहीं पे कर्व हो गया, कहीं कुछ हो गया, लेकिन यहां से सरफेस पे नॉर्मल होगी, ठीक है। अब देखो यहां से स्टार्ट होगी तो यहां से ऐसे जाए, ये नॉर्मल है यहाँ पे, ठीक। यहां से स्टार्ट होगी तो ऐसे निकल जाएगी, ये नॉर्मल हो गया। यहां से ऐसे, ये नॉर्मल, ठीक। अब यहां से ऐसे, ये नॉर्मल हो गया। तो ये नॉर्मल नॉर्मल सारी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये ऐसे करके ये सब नॉर्मल होगा, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल है ऐसे। तो ये हर पॉइंट पे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहां पे परपेंडिकुलर, ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये ऐसे सरफेस पे परपेंडिकुलर होंगी, आगे जाके कुछ भी हो सकता है, ठीक। ये तो आप ये समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, एट द सरफेस। आगे जाके देखो घूम गई है, तो आगे जाके कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरफेस पे परपेंडिकुलर होंगी, सरफेस पे नॉर्मल होंगी, ठीक है। इसका क्या रीजन है, देखो इसका रीजन ये बोलता है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं हुई तो क्या होगा, टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर देयर विल बी अ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स at that point will move and produce electric current which is not possible in static condition। अगेन वही रीजन दे रहा है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई कंडक्टर का सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि वैसे तो नॉर्मल होती है, लेकिन मान लो कि ऐसे, ठीक है। अब इसके ऊपर चार्ज होगा तो चार्ज सरफेस के जस्ट अंदर होता है, जस्ट ये जो पॉजिटिव चार्ज हमने बनाया ना, चार्ज जो भी दोगे हमने बोला ना सरफेस पे चला जाता है, सरफेस के ऊपर तो नहीं होगा, लेकिन सरफेस के जस्ट अंदर, एक लेयर अंदर, स्लाइटली अंदर थोड़ा सा, ठीक है, सरफेस के जस्ट अंदर ही होगा, ठीक है। बाहर तो कैसे निकलेगा, बाहर तो निकल ही नहीं सकता, लेकिन सरफेस पे हम बोलते हैं तो सरफेस के थोड़ा सा अंदर होता है, माइक्रोन्स में ले लो, नैनो में ले लो, माइक्रोन अंदर, ठीक है, एक 10⁻⁻⁶ मीटर इतना अंदर होता है, बहुत ही जस्ट पहली लेयर पे चार्ज फैला होगा, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ है, ऐसा फैला हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल नहीं है, किसी एंगल पे है, ठीक है, कोई एंगल मान लेते हैं। तो अब क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा टेंजेंशियल, ठीक है, ये मान लेते हैं चलो कॉस थीटा, ये थीटा मान लेते हैं, ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा नॉर्मल वाला ई साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, ये क्या करेगा, ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली क्या है, जस्ट अंदर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगी, जस्ट चार्ज से शुरू होगी ना, चार्ज कहां पे है, जस्ट अंदर, इस लेयर के थोड़ा सा अंदर। तो थोड़ा सा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, एक कंपोनेंट आ जाएगा टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, या यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको फोर्स करेगा, उनको फोर्स लगाएगा उनको, और वो फिर एक प्रॉपर ऑर्डर में चलना शुरू कर देंगे, ठीक है। वैसे तो देखो हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम चलते हैं, ठीक है, ऐसे। तो लेकिन ये जो सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे, ठीक है।
एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे तो उससे करंट पैदा हो जाता है। ये भी हम वैसे थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें तो करंट कैसे पैदा हो जाता है, ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। लेकिन आप ये समझ लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है ना सरफेस के अंदर, जस्ट अंदर भी आ गई, तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे जिससे कि करंट पैदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ये देखा गया है कि ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ी नहीं हो सकती सरफेस पे, परपेंडिकुलर ही होगी, जिससे कि उसका कोई कंपोनेंट टेंजेंशियल ना आए। टेंजेंशियल कोई कंपोनेंट नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स भी नहीं लगेगा और इलेक्ट्रॉन फिर करंट भी पैदा नहीं करेंगे। ठीक है, तो करंट तो पैदा हो ही नहीं सकता, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे किसी एंगल पे नहीं होती, परपेंडिकुलर ही होती है। ठीक है, यही बोलना चाहता है वो। ये देखो इसने क्या बोला है, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया ना कि ये करंट पैदा कर देगा अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ी हो गई। टेंजेंशियल कंपोनेंट एक करंट पैदा कर देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि देखा गया है कि ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडीशन में, किसी भी मतलब स्टैटिक कंडीशन में कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, थर्ड पॉइंट। इसमें लिखा है कि ऑल द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एक्सटर्नल सरफेस इन स्टैटिक कंडीशन। ये तो वही चीज हो गई जो हमने बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि कुछ भी चार्ज दो कंडक्टर को, वो सारा कहाँ चला जाता है, एक्सटर्नल सरफेस पे फैल जाता है। ठीक है, तो वही कहना चाहता है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इसने लिखा है दिस कैन बी प्रूव्ड यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ से प्रूव कर सकते हैं। अब हम गॉस लॉ से प्रूव, गॉस लॉ तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ से हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, देखो जरा। बोल रहा है कि कंसिडर अ क्लोज सरफेस इनसाइड अ कंडक्टर। एक हम कंडक्टर बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ कंडक्टर बना लो। ठीक, कंसिडर अ क्लोज सरफेस इनसाइड द कंडक्टर। अब मान लो कि इसके अंदर जो चार्ज है, कुछ भी चार्ज, अभी मान लो कि बाहर नहीं फैला, ये कंडक्टर है और आपने क्या किया, मान लो, अभी मान लेते हैं कि चार्ज इसके अंदर ऐसे फैला दो। ठीक है, एज्यूम कर लो कि चार्ज फैला हुआ। अब इसके अंदर कोई क्लोज सरफेस मानो, कैसा क्लोज सरफेस माने, ऐसा मान लो, चलो ये कुछ ऐसा सा मान लेते हैं। ठीक है, ये क्लोज सरफेस है। अब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, अभी क्लोज सरफेस अंदर है कंडक्टर के, ठीक है, अंदर। तो अब हम इसके ऊपर गॉस लॉ लगाएंगे। ठीक है, गॉस लॉ लगाते हैं भाई इसके ऊपर। इलेक्ट्रिक क्या बोलता है गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है ना हर पॉइंट पे, इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्यों है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट ऑन द क्लोज सरफेस। ठीक है, एट एवरी पॉइंट ऑन एवरी पॉइंट ऑन क्लोज्ड सरफेस। क्यों है ऐसा, बताओ क्यों है, ये तो हम पढ़ चुके हैं क्यों है। क्योंकि क्योंकि ये अभी हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ होगी तो वो तो करंट पैदा कर देगी, तो इसीलिए करंट तो पैदा होता नहीं है, तो इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी। तो इस क्लोज सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो ही होगी। तो इसका मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अब गॉस लॉ एक और चीज बोलता है, अच्छा गॉस लॉ नहीं है ये, सॉरी, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो फ्लक्स का फॉर्मूला है। अब हम लगाएंगे गॉस लॉ। फ्लक्स जीरो हो गया, देखो फ्लक्स तो हम दो फॉर्मूले से दे सकते हैं ना, एक ये हो गया और दूसरा हम बोलते हैं गॉस लॉ से। गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस ये बोलता है जो फ्लक्स होता है ओवर द क्लोज सरफेस वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, वो टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। अब हमारा पता है, हमें पता है कि जो फ्लक्स है थ्रू दैट सरफेस इज जीरो, तो जीरो इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। इसका मतलब देयर मस्ट बी नो चार्ज इनसाइड द
क्लोज्ड सरफेस, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि गॉस लॉ ये बोल रहा है कि जब फ्लक्स ही जीरो है तो फिर इसके अंदर चार्ज कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो सारा चार्ज कहां चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। ठीक है, यही रीजन है इसका। तो ऐसे तो क्लोज सरफेस आप कहीं भी ले सकते हो, कहीं भी अंदर, तो अंदर का मतलब यहां ले लो, यहां ले लो, कोई भी क्लोज सरफेस अंदर ले लो। इसका मतलब जो भी चार्ज आप दोगे कंडक्टर को अंदर तो नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स तो होगा नहीं ना उस क्लोज सरफेस से, तो फिर चार्ज भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो चार्ज कहाँ जाएगा फिर, तो सारा का सारा सरफेस पे फैल जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन है इसका कि चार्ज सरफेस पे क्यों फैलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इसमें बोलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। मतलब कोई कंडक्टर है, कोई मान लो कुछ भी कंडक्टर है, कोई भी ऐसा, ठीक है, इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं, पूरा भरा पड़ा है मटेरियल से, कहीं हॉलो नहीं है ये, ठीक है, कहीं से खाली नहीं है, तो पूरा मटेरियल है। इसमें बोल रहा है कि हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा। ठीक है, सेम होगा, मतलब पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द इन द कंडक्टर, एट एवरी पॉइंट इन द कंडक्टर इज सेम, चाहे वो सरफेस पे हो, चाहे कहीं हो, कहीं भी हो, अंदर हो, सरफेस के ऊपर हो, मटेरियल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं या अंदर कितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, अब चलो इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। इसमें क्या है, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो जीरो होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, चलो एक पॉइंट ये ले लो, ए ले लो, ए, दूसरा पॉइंट ये ले लो, बी। ठीक है, तो अब हम यहां से लेके ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक वो लगाते हैं जो हमने देखा था, हमने रिलेशन निकाला था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या था, dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये पढ़ा था ना हमने रिलेशन, पढ़ा, हाँ लगा सकते हैं बिल्कुल। तो अब मान लो कि ए से लेके बी तक आप लगाते हो इसको। ठीक है, तो मतलब अब ये इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन होगा, पोटेंशियल कहां से कहां जाएगा, पोटेंशियल होगा यहाँ पे मान लेते हैं वी ए, और यहाँ पे मान लेते हैं वी बी। ठीक है, तो आप अगर ए से बी जा रहे हो, सपोज ए से बी चले गए, मतलब ये रिलेशन लगा रहे हो ए से लेके बी तक, तो ये हो जाएगा वी ए से वी बी। ठीक है, और ये R1 से R2 या 0 से R कहीं भी ले लो, 0 से R कुछ भी ले लो। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, पूरे रास्ते इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ए से लेके बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, वो तो 0 है ना, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो सरफेस के कंडक्टर के अंदर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 ही होगी तो पूरा ही 0 हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन dV VA से VB, ये 0 है। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, कितना हो जाएगा, dV का इंटीग्रेशन V होता है, इस पे लिमिट लगाओगे आप VA से VB, ये 0 होना चाहिए। अब इसको आप ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, ऐसे ही करते हैं ना इंटीग्रेशन में, इक्वल टू 0। इससे क्या आ रहा है, VB इक्वल टू VA, मतलब पोटेंशियल एट A इक्वल टू पोटेंशियल एट B। तो ऐसे तो आप A से लेके B तक A कहीं भी ले सकते हो अंदर ना, देखो सरफेस पे भी ले सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सरफेस पे ले लो, सरफेस से लेके कहीं भी ले लो आप, इस मटेरियल, ये दो पॉइंट आप मटेरियल के अंदर कहीं भी ले सकते हो। तो क्या पता चलता है इससे कि ये अंदर मटेरियल के किसी भी पॉइंट का, मतलब मटेरियल के सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि ये दो पॉइंट तुम कहीं भी ले लो यार, कहीं भी ले लो, यहां ले लो, वहां ले लो, इधर ले लो, बाहर नहीं होना चाहिए बस पॉइंट। ठीक है, अंदर कहीं भी ले लो, तो पोटेंशियल सब सेम होगा हर पॉइंट का। इसीलिए बोला गया है कि द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर हैज सेम पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम का ही पोटेंशियल कांस्टेंट है। ठीक है, पूरे कंडक्टर का ही पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया है। ठीक है,
तो ये 2 पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो, इवन ऑन द सरफेस भी ले सकते हो, ठीक है, सरफेस पे भी ले सकते हो, अंदर भी ले सकते हो, बाहर नहीं ले सकते, बस ये याद रखना, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ये याद रखना प्रॉपर्टी को कि कंडक्टर का पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर इज गिवन बाय E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई कंडक्टर है, चलो कंडक्टर मान लेते हैं, कोई कंडक्टर मान लेते हैं यार, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, चार्ज फैला हुआ है। अब जो भी चार्ज दोगे वो कहाँ चला जाएगा? सरफेस पे चला जाएगा ना, बिल्कुल सरफेस पे ही चला जाएगा सारा चार्ज, अंदर तो होगा नहीं। तो अब ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस मतलब सरफेस के ऊपर ही इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये जो चार्ज है, चार्ज कहां पर है? सरफेस से बाहर तो है नहीं, होगा तो सरफेस के अंदर ही। सरफेस के कितना अंदर होगा? बिल्कुल पहली लेयर पे होगा, सरफेस के मटेरियल की फर्स्ट लेयर पे ही सारा चार्ज होगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर पे ऑन द टॉप ऑफ द, मतलब उसको बोल दो आप, है तो चार्ज अंदर ही, लेकिन वो पहली लेयर पे ही, मटेरियल की पहली लेयर पे ही सारा चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। तो अब इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए जहां पे चार्ज है, मटेरियल के जस्ट अंदर से, ठीक है। तो फिर मटेरियल के सरफेस पे बोल सकते हैं हम, मटेरियल के सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? कुछ तो होगी ना, जीरो तो नहीं होगी, ठीक है। मतलब जीरो भी किसी केस में हो सकती है, लेकिन अगर चार्ज फैला हुआ है कंडक्टर के ऊपर तो फिर कितनी होगी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड? उसने बोला है कि इतनी होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसी को हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं, ठीक है, गॉस लॉ से प्रूफ करेंगे। हम क्या करते हैं, एक इसको जूम कर लेते हैं, चलो सपोज हमको क्या करना है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे निकालना है, ये जस्ट बाहर है, जब सरफेस पे ही मान लो, सरफेस पे या उसके जस्ट बाहर, ऐसे समझ लो ये पॉइंट इस सरफेस से 10 की पावर -10 मीटर आर्मस्ट्रॉन्ग, इतना 10 की पावर -10 मीटर दूर है। तो ये तो बहुत पास हो गया ना, ठीक है, काफी पास है वो। ये देखने से, ये मैंने बनाया तो थोड़ा सा दूर सा लग रहा है, लेकिन ऐसे समझ लो कि बिल्कुल पास। कितना पास हो सकता है सोचो, कितना पास हो सकता है सरफेस के, वो उतना पास है, 10 की पावर -10, 10 की पावर -12 मीटर, कितना छोटा है, ठीक है। तो इसको, इस पॉइंट को ले लो आप पी पॉइंट ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जूम करेंगे, ये इस पोर्शन को जूम करेंगे। तो ये लो जूम कर देते हैं, जूम, ठीक है। अब इसको वैसे लिख लेते हैं, जूम कर दिया। तो अब ये इतना जूम कर दिया, कितना जूम कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया, 100 टाइम्स, 200, 1000 टाइम्स कर दो। तो आपको क्या लगेगा ना, ये जो सरफेस है ये ऐसा लगेगा, ये सरफेस लगेगा फ्लैट जैसा, ठीक है। क्यों लगेगा फ्लैट जैसा? देखो जैसे अर्थ है, अर्थ पे जो रोड है, तो रोड आपको फ्लैट लगती है ना, क्या वो सच में फ्लैट है? नहीं, वो एक्चुअली कर्व है, लेकिन वो आपको फ्लैट लगती है क्योंकि आप उस अर्थ के बहुत ही छोटे हिस्से को देख रहे हो, ठीक है, इसीलिए आपको फ्लैट लगती है, ठीक है। अगर आप अर्थ को बहुत दूर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको फिर वो कर्व दिखेगी सड़क, लेकिन वो फिर बहुत लंबी सड़क होगी। लेकिन आप एक उस सड़क का छोटा सा हिस्सा ले, तो जैसे अपने घर के सामने जो रोड है उसको देखोगे तो आपको कर्व नहीं दिखेगा, आपको फ्लैट ही दिखेगा, ठीक है। तो अगर हम इतने से पार्ट को जूम करेंगे तो हमको ये वाला पोर्शन फ्लैट दिखेगा, ठीक है, जैसे हमें अर्थ पे सड़क फ्लैट दिखती है, ठीक है। तो वैसे ही हमको ये वाला छोटा सा पोर्शन फ्लैट दिखेगा, ठीक है, और इसके अंदर ऐसे चार्ज होगा, ऐसे फैला होगा चार्ज, ठीक। और यहाँ पे हम मान सकते हैं कि कुछ तो होगा ना सिग्मा, क्योंकि देखो जब चार्ज फैला हुआ है तो कैसे फैला हुआ है? सरफेस के ऊपर फैला हुआ है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी तो होगी कुछ, तो वो ले लेते हैं सिग्मा, ठीक है। हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ये लाइन नहीं है, याद रखिए ये लाइन नहीं है, ये सरफेस है, ये उसको हम साइड से देख रहे हैं, तो
3D बनाना थोड़ा मुश्किल है, बस आप समझ लीजिए कि ये कोई सरफेस होगा, अंदर की तरफ भी कुछ पार्ट होगा, ठीक है, ये सरफेस है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर, और ये पी पॉइंट पे तो होगा कहीं, यहां पर होगा, मान लेते हैं यहां पर, ठीक है। अब एक सिलेंडर लेते हैं, ठीक, जो कि ऐसे पास हो रहा है, ऐसे पास कर रहा है और इधर भी जा रहा है, ठीक है, अंदर भी जा रहा है। ये याद है हमने जब इनफाइनाइट शीट के लिए की डेरिवेशन की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट जिस पे चार्ज फैला हुआ था, ऐसा ही सिग्मा, तो वो जैसे डेरिवेशन की थी वैसा ही डेरिवेशन है ये, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, हल्का सा, वो बाद में आएगा, मैं आपको बताऊंगा क्या है अंतर। बस आप समझ लीजिए कि वैसे ही डेरिवेशन करनी है। ये पी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, पी पॉइंट ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब हमको ये पता है कि इस सिलेंडर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला सरफेस, पहला सरफेस ऐसे नाम दे देते हैं, ये 1 मिनट, इसको बोल देते हैं फर्स्ट सरफेस, ठीक है, ये वाला। ये हो गया सेकंड सरफेस, सेकंड उसको दे देते हैं सेकंड, और ये थर्ड सरफेस जो कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, वैसे ही डेरिवेशन करना है जैसे हमने इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के लिए किया था। तो उसमें हमने क्या किया था, हमने बोला था फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट ds, ये होता है। इसको हम 3 टुकड़ों में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन फॉर फर्स्ट सरफेस ई डॉट ds, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन सेकंड सरफेस ई डॉट ds, प्लस इंटीग्रेशन थर्ड सरफेस ई डॉट ds। जैसे हमने पहले किया बिल्कुल वैसा ही करना है, ठीक है। तो अब इनको देख लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम, अभी ये देख लेते हैं कि हर सरफेस पे E और ds के बीच में क्या एंगल है, ठीक है। तो देखो पहले पहले सरफेस ले लेते हैं, ये ds है, छोटा सा सरफेस, इसका इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये ds मान लिया ना आपने, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, हमें पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है, जस्ट आउटसाइड ऑन द सरफेस, हम सरफेस पे ही ले रहे हैं, ठीक है। ये आप ये मत समझिए कि पी पॉइंट बहुत दूर है सरफेस से, ये जो डिस्टेंस है पी पॉइंट का सरफेस से, ये 10 की पावर -10 -15 कितना भी ले लो तुम, ठीक है। उसको हमने जूम कर दिया 100 टाइम्स 1000 टाइम्स, तब जाके वो पी इतना दूर दिख रहा है, ठीक है। अब देखो ds की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ, बाहर की तरफ होगी, हमें पता है क्लोज सरफेस से आउटवर्ड नॉर्मल होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वो बोल रहा है, हम पढ़ चुके हैं कि सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो इधर ही होगी भाई, ठीक है, इधर ही होगी E की डायरेक्शन। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, 0। तो फॉर वन, फॉर फर्स्ट सरफेस 1 थीटा इज 0, ठीक। फॉर सरफेस 2 देख लेते हैं, फॉर 2 ये वाला, तो ds किधर है, ds होगा इधर, इधर होगी ds की डायरेक्शन, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 0 है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दो, क्यों है 0, देखो यार, ये जो पार्ट है सिलेंडर का, ये तो अंदर है ना, किसके, कंडक्टर के। अरे देखो यहाँ पे इसी सिलेंडर को तुम यहाँ पे बनाओगे तो छोटा सा सिलेंडर बनाओगे ना, यहाँ पे पी के पास, तो ये वाला पार्ट तो कंडक्टर के अंदर है ना, यहाँ पे कंडक्टर है, ये जो मटेरियल है ना। अब ऐसे समझो कि ये इधर कहीं जा रहा होगा, नीचे की तरफ ऐसा जा रहा होगा, बहुत बड़ा सा कंडक्टर बन रहा होगा, ठीक है। वो बना नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन ये समझ लो कि ये, अरे यार यहाँ देखो, अब ये सिलेंडर जो है, आप आधा लेफ्ट साइड में आधा राइट साइड में कर रहे हो ना, तो राइट साइड वाला सिलेंडर तो कंडक्टर के अंदर घुस जाएगा ना, और कंडक्टर के अंदर घुस जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है,
तो होने दो, जो भी एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, ठीक है। हाँ, तो इसे मतलब फिर तो कुछ भी एंगल तो फिर कोई मतलब नहीं बनता उसका, तो ये हटा देते हैं हम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो सेकंड सरफेस के लिए ये तो पूरा जीरो ही हो गया, ठीक है। क्यों हो गया जीरो? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक। ऐसे लिख लेते हैं, चलो, फॉर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, एंगल कुछ भी हो, एंगल तो क्या कोई मतलब नहीं बनता फिर। और थर्ड सरफेस के लिए, इसको थर्ड यहाँ लिख लेते हैं, थर्ड सरफेस के लिए ds ऊपर, ये तो पता ही है हमको, आउटवर्ड नॉर्मल होता है ds, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, बाहर की तरफ। दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, चलो, ये थर्ड सरफेस ये लो, ठीक है, ds, और ये हो जाएगा, एक मिनट, एरिया वेक्टर ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल 90, ठीक है। तो अब ये 90 हो गया फॉर सरफेस 3, थीटा इज 90। अब हम रख लेंगे यहाँ पे, ये तो जीरो ही हो गया सेकंड वाला, थर्ड वाला फाई क्या हो जाएगा? तो फाई हो जाएगा इंटीग्रेशन फॉर फर्स्ट सरफेस EDS cos जीरो, पहले वाला सरफेस तो एंगल जीरो ही है ना, तो cos जीरो, ठीक है, प्लस दूसरा वाला तो जीरो ही हो गया सीधा, तीसरा वाला क्या बचेगा? थर्ड सरफेस के लिए EDS cos 90, ठीक है, cos 90, और cos 90 हमको पता है 1 होता है, ओ सॉरी 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या? फ्लक्स बचा सिर्फ इतना, कितना हो जाएगा फ्लक्स? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर फर्स्ट सरफेस EDS, और cos 0 तो 1 होता है, ये 1, तो बचा कितना? EDS, सिंपल, ठीक, ये हो गई बात। अब E जो है वो एक्चुअली ये हमने इतना जूम कर दिया, ये P इतना पास है इसके कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ओवर दिस सरफेस, फर्स्ट सरफेस, कांस्टेंट होगी। ये इतना छोटा सिलेंडर है और ये इतना पास है, इसकी लेंथ भी कम है, एरिया भी कम है, तो अच्छा एरिया कुछ ले लेते हैं, इसका एरिया ए ले लेते हैं, ठीक है, जो भी एरिया है मतलब। तो ये इतना छोटा है कि इसके ऊपर हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी, तो ये बाहर आ जाएगा फिर, ठीक है। इंटीग्रेशन ओवर फर्स्ट सरफेस ds, और इंटीग्रेशन ds क्या होता है? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना है? ए ले रखा है हमने, तो ए ले लो, ए, ठीक है, हो गया, खत्म कहानी। पहले सरफेस का एरिया ए ले लिया, हो गया ए, तो फ्लक्स आ गया हमारा इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से E इंटू ए। अब हम लगाएंगे गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ बोलता है कि जो भी फ्लक्स है फाई, वो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q जितना भी उस क्लोज सरफेस के अंदर है। अब देखो इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना है? इस क्लोज सरफेस के अंदर होगा यहाँ पे कोई एक आप एक सिलेंडर एज्यूम करके अंदर डालोगे ये इस सरफेस के, तो कितना एरिया से, कितने एरिया से वो सिलेंडर अंदर घुसेगा? वो तो ए एरिया है, ए एरिया से सिलेंडर अंदर घुसेगा, ठीक है। ये आपको याद है ना, हमने ऐसा किया था, कुछ शीट ली थी, ऐसे कुछ लिया था, तो हमने बोला था एक सिलेंडर आप इसके अंदर डालोगे, ठीक है, और आधा उधर आधा इधर, ऐसे कुछ किया था ना, याद आ रहा है? तो जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया ही तो ये कैप्चर करेगा शीट का, सिलेंडर आपने डाल दिया ना, तो कितना एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लो, तो इतना ही तो एरिया यहाँ पे कैप्चर करेगा, जितना चार्ज इसके अंदर होगा वही तो लेगा ना, ये वही होगा क्लोज सरफेस के अंदर। तो कितना एरिया कैप्चर करेगा ये शीट का? ए ही एरिया कैप्चर करेगा, ठीक है। और हमें पता है सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, तो हम बोल सकते हैं, और हमें पता है, क्या पता है, कि सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया होता है, चार्ज अपॉन एरिया, जो भी चार्ज उसके अंदर है। तो Q कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए, ये चार्ज होगा उसके अंदर, उस एरिया के अंदर, और यही चार्ज पूरे क्लोज्ड सरफेस के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
ठीक। अब ये फ्लक्स और ये वाला फ्लक्स, हमने दो तरीके से फ्लक्स निकाला, इंटीग्रेशन वाले से और गॉस लॉ से, तो दोनों फ्लक्स बराबर हो जाएंगे, तो ई ए और सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए तो कट गया तो सिग्मा क्या आ गया, सॉरी ई क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया हमारा वही आ गया जो हमने जैसे इसमें बोला गया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट द सरफेस, और बोलो कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस, ठीक है, वो कितनी होगी, वो इतनी होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, कंडक्टर के लिए ये फॉर्मूला है। और जो हमने निकाला था इनफाइनाइट शीट के लिए, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो वो अलग चीज है, ये कंडक्टर है और वो इनफाइनाइट शीट है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस है इनके बीच में, यही डिफरेंस है। डिफरेंस ये है एक्चुअली, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एक राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और उस इनफाइनाइट शीट में ऐसा कुछ नहीं था, दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसमें, ठीक। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। ऐसा बोल रहा है, कंसिडर अ कंडक्टर विद अ कैविटी, मतलब एक कंडक्टर बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ कंडक्टर है, इसके अंदर कैविटी है, कैविटी का मतलब यह हॉलो है, ठीक है, कुछ खाली जगह होगी इसमें, मतलब यहाँ पे है कंडक्टर बस, ठीक है। ये है कंडक्टर का मटेरियल, बाकी ये है कंडक्टर का मटेरियल, ठीक, बाकी अंदर खाली जगह है, ठीक। तो ये कैविटी है। अब इसके अंदर बोल रहा है कंसिडर अ कंडक्टर विद अ कैविटी विद नो चार्ज इन द कैविटी। अब इस कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी विल बी जीरो, मतलब इसके अंदर, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ये कहने का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें अब देखो यहाँ पे कोई चार्ज तो है नहीं, तो कहाँ से आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जैसे हमने बोला था कि कंडक्टर कोई सॉलिड है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ऐसे ही उसी हमने कैसे प्रूफ किया था वो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी इसके अंदर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हो गई, ठीक है, तो करंट अब पैदा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे तो कैविटी है, तो कैविटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होगी, क्योंकि जब मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो आप दूसरा देखो, आप इससे गॉस लॉ भी लगा सकते हो उसमें। आप ये मान लो कि इसके अंदर एक ये सरफेस ले लो, ठीक है, इस सरफेस में कितना चार्ज है, इस सरफेस के अंदर, इस पे गॉस लॉ लगाओ इस सरफेस पे, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ बोलता है ना। तो Q तो जीरो है, तो फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा, इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, जब पहले बोल रखा है कोई चार्ज नहीं, फ्लक्स जीरो हो गया। और फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस E डॉट ds। अब जब फ्लक्स ही जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी जीरो हो गई, ठीक, ये हो गई बात। अब देखो हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होती, तो देखो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट को सेव करने के लिए। सपोज मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाए, अगर मान लो आपने कहीं गलती से इलेक्ट्रिक फील्ड के चपेट में आ जाए, तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको एक कंडक्टर की ऐसी कैविटी बनाते हैं और उसके अंदर अपना इंस्ट्रूमेंट रख देते हैं। तो अब बाहर कुछ भी हो रहा हो, बाहर चार्ज रखे हो, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, या इसके ऊपर ही चार्ज डाल दो तुम, इस कंडक्टर पे भी चार्ज आ जाएगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो ही रहेगी। तो वो अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो
सेव रहेगा, ठीक है, वो किसी भी तरीके से डैमेज नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कभी हो ही नहीं सकती, यहाँ पे हमेशा जीरो रहेगी स्टैटिक कंडीशन में, ठीक है। तो इसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जब हम कंडक्टर की कैविटी का यूज करें किसी इंस्ट्रूमेंट को बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए, ठीक है। शील्डिंग का मतलब बचाना होता है, ठीक है, किसी चीज से शील्ड करना, बचाना, प्रोटेक्ट करना। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी नहीं, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट सेव रहेगा, ठीक है, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा। तो यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 2.7 देखते हैं। इसमें 4 पार्ट है। पहला पार्ट बोल रहा है अ कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर वाई, ठीक है, मतलब एक हमने कॉम्ब लिया, कंघी ली, और उसको ड्राई हेयर के ऊपर हमने रगड़ दिया, ठीक है। तो उसके बाद वो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों होता है ऐसा, ठीक है। सपोज जब आपने कॉम्ब को, मान लो कि छोटे छोटे यहाँ पे पीस ऑफ पेपर ऐसे रखे हुए हैं टेबल पे, ठीक, और उसके बाद आपने कॉम्ब कंघी को अपने बालों में रगड़ा, ड्राई हेयर बोल रहा हूँ, ठीक है, ड्राई हेयर से रगड़ा। तो क्या होता है कि ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से चार्ज इधर से उधर जाता है, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, एनर्जी इधर से उधर जाएगी, एनर्जी किसी को मिलेगी। एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से टूट के दूसरे मटेरियल में आ जाता है, ठीक है। तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चले जाएंगे, ठीक। ऐसे ही होता है, फ्रिक्शन से चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, ठीक। तो मान लीजिए कि आपके पास, आपने वो ले लिया प्लास्टिक का कोई, मतलब कॉम्ब तो प्लास्टिक का ही होता है, तो प्लास्टिक का आपने कॉम्ब ले लिया, ठीक है, ऐसे समझ लो, कुछ ऐसे बना लिया कुछ, ठीक है। मान लो ये कॉम्ब है प्लास्टिक का, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक, प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, जब भी आप रगड़ते हो। तो अब ये क्या होगा, ये क्या पीस ऑफ पेपर जो है, इसमें लिखा हुआ है रिमेंबर अ पेपर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पेपर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, मेटल नहीं है वो, तो ये अभी न्यूट्रल है, तो क्या ये इसको खींच लेगा? ऐसे तो आपको लग रहा है कि ये न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल बिट्स ऑफ पेपर, क्या होगा इसका, क्या ये चार्ज, नेगेटिव चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को खींच लेगी? अभी देखते हैं, हम आपको एक चीज बताता हूं, देखो, हमने पढ़ा है कि सपोज एक कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर, और उसके पास आप एक चार्ज बॉडी लाते हो, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें इंडक्शन हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, कंडक्टर में हमने पढ़ा ही है, और पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज के पास, अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, हाँ होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा। मतलब एक होगा अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ ए मान लो, और एक होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन एफ आर मान लो। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? यहां पे ज्यादा होगा अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन से। क्यों होगा? क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा पास है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कम है। और कूलम्स लॉ से हमें पता है, कूलम लॉ वैसे लगेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं जो चार्जेस पास में पड़े हुए हैं, ठीक है, चार्जेस इसके पॉजिटिव के पास है ना नेगेटिव चार्ज, तो कूलम लॉ क्या बोलता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा और डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम होगा। तो इसीलिए अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होगी।
ठीक है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अब देखो ये न्यूट्रल है, तो ये कंडक्टर न्यूट्रल था, बस इसमें इंडक्शन हुआ था। इंडक्शन से कोई चार्ज थोड़ी पैदा हो जाता है, वो तो बस अलग अलग हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव अलग पॉजिटिव अलग हो जाता है। तब भी इसने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज ने न्यूट्रल कंडक्टर को, इसमें लिख लेते हैं न्यूट्रल, यहां लिख लेते हैं न्यूट्रल कंडक्टर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ने न्यूट्रल कंडक्टर को खींच लिया, अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, पहला पार्ट लिख लेते हैं इसमें। अब देखो अगर इसकी जगह इंसुलेटर होता तो क्या होता। मान लो कि यहां पे एक न्यूट्रल इंसुलेटर है, न्यूट्रल इंसुलेटर। ठीक है, और इसके पास एक चार्ज बॉडी रखी हुई है, पॉजिटिव चार्ज मान लो। ठीक है, ऐसा कुछ मान लो। अब क्या होगा, क्या इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन, क्या इंडक्शन होगा? हाँ, इसके अंदर भी इंडक्शन होगा। ठीक है, उसका मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, इंडक्शन दोनों में होता है, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म अलग होता है। इसमें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पे कुछ और ही प्रोसेस होता है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आप इतना ध्यान रखिए कि दोनों में एक जैसी चीज होती है, लेकिन मैकेनिज्म अलग होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेगा वो, अट्रैक्शन फोर्स होगा कुछ पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव में डिस्टेंस कम है, तो फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो इसमें भी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स से। तो इसका मतलब ये बॉडी इसको न्यूट्रल इंसुलेटर को भी अट्रैक्ट करेगी। तो यही चीज होती है कॉम्ब के और बिट्स ऑफ पेपर के बीच में। कॉम्ब तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो पेपर है इसमें इंडक्शन हो जाता है। हालांकि ये इंसुलेटर है, लेकिन इसमें तब भी इंडक्शन होता है। तो ये होगा क्या कि पॉजिटिव चार्ज इसके पास भागने की कोशिश करेगा, नेगेटिव चार्ज दूर भागेगा, तो इस वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में डिस्टेंस कम होगा, तो फोर्स ज्यादा लगेगा। मतलब ये हमेशा अट्रैक्ट ही करेंगे। ठीक है, चाहे ये पॉजिटिव कर लो कॉम्ब को, ये अगर आपके पास ऐसा ऑब्जेक्ट होता जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, तब भी ये पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तब भी ये पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा। हर केस में अट्रैक्ट ही करेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑपोजिट चार्ज वाले को खींचने की कोशिश करेगा ना। यहाँ पे देखो ऐसा ही हो रहा है ना, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव चार्ज, ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता, तब भी वो अट्रैक्ट ही करता। ठीक है, हाँ, तो बस अब ये समझ लीजिए कि एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को भी को अट्रैक्ट करती है। कैसे करती है? ऐसे इंडक्शन से। और इंडक्शन दोनों में होता है, कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर। ठीक है, तो यही बोलना चाह रहा है, वो अट्रैक्ट करती है इसीलिए करती है, ये है रीजन। ठीक, और इसका डिटेल मैकेनिज्म हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए। आगे बोल रहा है कि व्हाट हैपन्स इफ द हेयर इज वेट और इफ इट इज अ रेनी डे। अगर हेयर वेट हो गए तो क्या होगा कि फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम होने से क्या होगा कि अब फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिल पाएगी ना। बिना एनर्जी के इलेक्ट्रॉन नहीं टूटते। ठीक है, जब आप दो चीजों को रब करते हो ना, तो रब करने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है? रब करने से फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी मिलती है, और इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो जब फ्रिक्शन ही कम हो जाएगा तो फिर एनर्जी मिल नहीं पाएगी उतनी इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, तो फिर वो चार्ज भी नहीं होगा, इसीलिए फिर वो पेपर को अट्रैक्ट भी नहीं करेगा। जब चार्ज ही नहीं होगा तो क्या अट्रैक्ट करेगा? ठीक है, हाँ, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब बी पार्ट देखते हैं। ये बोल रहा है कि ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर। ठीक है, रबर इंसुलेटर होता है, बट स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग। व्हाई इज दिस नेसेसरी? ठीक है, क्यों जो एयरक्राफ्ट के टायर्स होते हैं वो थोड़े कंडक्टिंग बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? देखो होता क्या है कि जब एयरप्लेन बना लेते हैं, ऐसा कुछ होता ही है। ठीक है, थोड़ा अजीब सा बन गया, चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है। एयरप्लेन जब वो जमीन पे उतरता है, ठीक है,
तो टायर उसके टच करते हैं, टायर इस पे फिसलते हैं, मतलब स्किड करते हैं, ठीक है। और स्किड करने से फ्रिक्शन फ्रिक्शन आ जाता है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा ना, टायर और जो भी है ऐसा बना लो, टायर और रोड के, सड़क के बीच, रोड के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन से हमें पता है कि एनर्जी पैदा हो जाती है और उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है और बॉडी चार्ज हो जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से। तो जब चार्ज हो जाएगी, मान लो कि अगर ये कंडक्टर ना होता, अगर ये कंडक्टिंग ना होता, प्योर इंसुलेटर होता, तो सारा चार्ज इसमें आ जाता, ठीक है, चार्ज आ जाता, इस पे चार्ज आ गया। तो अब ये चार्ज क्या होगा, इस पे धीरे धीरे चार्ज इकट्ठा होते होते मतलब काफी ज्यादा होने लगता। तो ऐसी स्टेज भी आ सकती है जब ये ज़्यादा चार्ज किसी इंस्ट्रूमेंट से, एयरप्लेन के किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ स्पार्किंग कर ले, क्योंकि वो बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं ना जो लोहे के बने होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे स्पार्किंग के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, और स्पार्किंग की वजह से आग वाग भी लग सकती है। तो इसीलिए इसको थोड़ा कंडक्टिंग बनाया जाता है। जैसे ही इसके ऊपर फ्रिक्शन से चार्ज आएगा तो वो सारा चार्ज ना ज़मीन पे चला जाएगा, क्योंकि धरती के कांटेक्ट में है ना। और हमने ये देखा था, हमने ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी चार्ज बॉडी को आप अर्थ के साथ कांटेक्ट करोगे तो सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अर्थ तो सारा चार्ज ले लेता है और कितना भी दे देता है। अर्थ तो भी कंडक्टर है, वो कितना भी चार्ज ले सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इस टायर को थोड़ा हम कंडक्टिंग बनाते हैं, जिससे कि अगर फ्रिक्शन की वजह से इसके ऊपर जो भी चार्ज आए वो सारा धरती में चला जाए, ठीक है। तो ये रीजन है कि हम एयरप्लेन के टायर को थोड़ा सा कंडक्टिंग बनाते हैं, ठीक है। अब तीसरा पार्ट देख लेते हैं, सी पार्ट। बोल रहा व्हीकल्स कैरिंग inflammable materials usually have metallic ropes touching the ground during motion। मतलब ये कह रहा है कि जब जैसे कोई कोई मान लीजिए कोई ट्रक है, ठीक है, ऐसा कुछ ट्रक, और उसमें कोई इनफ्लेमेबल मटेरियल मतलब जिसमें आग लग सकती है, जैसे कोई तेल जा रहा हो या कोई केमिकल ले जा रहा हो, कुछ भी हो सकता है इस ट्रक में, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ से बोल रहा है कि एक तार निकाल देते हैं बॉडी से, जो ज़मीन पे ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, और सड़क पे वो गाड़ी चल रही है और तार भी कांटेक्ट में, ठीक। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर इस पे कोई फ्रिक्शन की वजह से कोई चार्ज आ गया, गाड़ी पे भी चार्ज आ जाता है, हवा चल रही है या कुछ हो रहा है, ठीक है, सामान लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, तो उसके दौरान फ्रिक्शन की वजह से इस पे चार्ज आ जाता है, और वो चार्ज आ गया, ठीक है, तो सारा चार्ज धरती में चला जाए। अगर ये रोप ना होती, और टायर जो होते हैं वो ट्रक के ऐसे नहीं होते ना, हवाई जहाज वाले नहीं होते, हवाई जहाज वाले तो महंगे होते हैं यार, एरोप्लेन वाले तो, ठीक है, महंगे टायर यहाँ ट्रक में तो लगाएंगे नहीं है। तो ये क्या करते हैं, एक तार लटका देते हैं जो कि धरती से कांटेक्ट में आ जाती है, तो सारा चार्ज इस धरती पे चला जाता है यहाँ से, ठीक है। टायर से तो जाएगा नहीं, टायर तो इंसुलेटर है, सस्ते वाले है ना इंसुलेटर, ठीक है। तो इसीलिए सारा चार्ज कहाँ से जाता है, तार से धरती में चला जाता है, और फिर स्पार्किंग का खतरा कम हो जाता है। नहीं तो अगर ये रोप ना होती, अगर ये तार ना होती, तो इस पे चार्ज आ जाता और शायद कहीं से स्पार्किंग होके आग भी लग सकती थी, ठीक है। इसीलिए ये तार लटका देते हैं ताकि सारा चार्ज ज़मीन में चला जाए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, वो एक पार्ट और बचा है वो भी देख लेते हैं, डी पार्ट। अ बर्ड परचेज ऑन अ बेयर हाई पावर लाइन and nothing happens to the bird. A man standing on the ground touches the same line and gets a fatal shock। ये कहना चाह रहा है, देखो इसका थोड़ा सा तो रिलेशन है, वो थोड़ा थर्ड चैप्टर से भी है, जिसमें हम थोड़ा करंट पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको कि ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट हो गया, ठीक है। डी पार्ट में क्या बोल रहा है कि एक पावर लाइन जा रही है जिसमें करंट फ्लो करता है। एक मान लीजिए एक पोल है, ये एक पोल से दूसरे पोल पे, ठीक है, ऐसे जाती है ना तारें, दो तीन तारें जाती हैं, एक ही मान लेते हैं अभी। तो मान लीजिए कि इस पे कोई चिड़िया बैठी हुई है, ठीक है, चिड़िया बैठी हुई है ऐसे करके, चिड़िया, ठीक है।
अब इसके कोई करंट नहीं लगता, इसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, इस पे करंट नहीं लगता कुछ, ठीक है। और बोल रहा है क्यों नहीं लगता करंट, लेकिन जब एक आदमी खड़ा हुआ है जमीन पे खड़ा है और वो इसको टच कर देता है, ठीक है, तब उसको क्या है ना, खतरनाक करंट लगता है, शॉक लगता है। क्यों होता है ऐसा? अब देखो, होता क्या है कि ये जब करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो बर्ड के अंदर नहीं जाएगा, बर्ड से पास होके कहीं और जाने का रास्ता ही नहीं है। इसको वैसे हम अगले चैप्टर में और समझेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि यहाँ से किसी चीज ने यहाँ पे लटका दिया, एक तार लटका दी हवा में, क्या ये करंट इस तार में जाएगा? नहीं, नहीं जाएगा, क्योंकि आगे जाने का रास्ता तो खत्म हो गया ना, कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं जाने के लिए, तो सारा करंट इसमें चला जाएगा। तो इसीलिए बर्ड के अंदर करंट नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि आगे जाने का कहीं रास्ता ही नहीं है, ठीक है, आगे कहाँ जाएगा करंट? तो ये, लेकिन ये करंट सीधा निकल जाता है, बर्ड में नहीं जाता, तो बर्ड सेफ हो जाती है, ठीक है। अब देखो, अगर आदमी ने इसको छू लिया तार को और जमीन पर खड़ा हुआ है, तो अब देखो करंट को जगह मिल जाएगी जाने के लिए, कहाँ? धरती के अंदर, क्योंकि हमें पता है ये धरती कितना भी चार्ज, कितना भी करंट ले सकती है, कितना भी दे सकती है, सब कुछ कंडक्टर है वो, ठीक है, कितना भी करंट ले लेगी वो, ठीक। इसीलिए जब करंट ये आदमी टच करेगा तो करंट इसमें चला जाएगा, और करंट जब आदमी में जाएगा, करंट आदमी से होते हुए धरती में चला जाएगा, तो जाएगा तो आदमी के थ्रू ना, आदमी के अंदर से जाएगा, तो उसको शॉक लग जाएगा खतरनाक वाला, ठीक है। तो यही पूछ रहा है वो कि ऐसा क्यों होता है कि बर्ड को शॉक नहीं लगता, क्योंकि बर्ड के अंदर से करंट आगे जाने का कहीं रास्ता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आदमी जब टच करेगा तो उसमें से रास्ता है जाने का, आगे जाएगा, धरती में चला जाएगा, तो धरती में जाने के लिए रास्ता है, धरती में जा सकता है करंट, तो इसीलिए आदमी के थ्रू चला जाता है, बर्ड के थ्रू नहीं जाता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और आपके लिए क्विज 2.4 आप इसे करिए, और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।